Hi friends, welcome to Mudra Careers once again. So finally जो much awaited notification था सारे डिटेल्स के साथ अभी आपके पास अवेलेबल हो चुका है. सो ये नॉन टेक्निकल कैडर के लगभग 35,277 वैकेंसीज आर देयर. तो एक ह्यूज वैकेंसी काउंट है और एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, सारे ग्रेजुएट्स के लिए खास करके. सो लेट्स कम टू द डिटेल्ड नोटिफिकेशन. इसको आसानी से समझ लेते कि इसमें सब कुछ क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हो तो इस रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक दिस बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल द अपडेट्स ऑन टाइम रेगुलरली विदाउट एनी कॉस्ट. सो लेट्स कम टू द ऑल डिटेल्स ऑफ दिस नोटिफिकेशन. तो जितना हो सके हम इसको एक सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा. अगले 10 से 12 मिनट में आपको सारी जानकारी एप्लीकेशन से, सिलेबस से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक, सैलरी वगैरह सारी जानकारी देने की हम कोशिश करने वाले हैं. और उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो. सो पहली बात है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस नोटिफिकेशन. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ पोस्ट. तो यहाँ पर पहली बार ये इन्होंने दो अलग कैटेगरीज मेंशन की है, तो इसमें सबका फ़ायदा है इनफैक्ट. तो एक अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है और ग्रेजुएट पोस्ट है. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है. तो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए एज लिमिट जो रखा है उन्होंने वो 18 to 30 ईयर्स तक का रखा है. तो 30 साल तक मैक्सिमम एज लिमिट वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर जनरल कैटेगरी. ओबीसी और एससी एसटी का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर एप्लीकेबल रहेगा. 3 साल का एज रिलैक्सेशन है ओबीसी के लिए, मतलब ओबीसी पीपल कैन अप्लाई टिल 33 ईयर्स, और एससी एसटी के लिए 35 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो. एज रिलैक्सेशन फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए और एक्स सर्विसमैन लोगों के लिए भी अवेलेबल है. तो जो भी हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन लोग हैं उन्हें पता रहेगा. सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू टू मच डिटेल. फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो. एजुकेशन क्वालिफिकेशन. तो जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन किया है 10+2 HSC और 12th स्टैंडर्ड. ले आपका 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ होना ज़रूरी है. इट्स क्लियरली मेंशन. जो लोग अपीयर कर रहे हैं अभी दे आर नॉट एलिजिबल. तो जिनका 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो चुका है ओनली दोज पीपल कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम. ठीक है. सो दिस इज फॉर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट. देख लेते हैं कि अंडर ग्रेजुएट पोस्ट कौन से हैं और उसमें क्या कुछ डिटेल्स है. तो ये पोस्ट वाइज डिटेल्स है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट जो है उसके लिए. ना इसमें ग्रेजुएट लोग भी अप्लाई कर सकते हैं. मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि ग्रेजुएट लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो क्वाइट ऑब्वियसली आप इसके लिए भी एलिजिबल हो. बट दीज आर द पोस्ट वाइज डिटेल्स फॉर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट. तो ये जो 5 पोस्ट आपको सामने नजर आ रहा है मेनली क्लेरिकल कैडर की ये पोस्ट है, और इसका सैलरी भी यहाँ पर उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है. दिस इज ए इनिशियल सैलरी. ये स्टार्ट करते समय आपको इतना सैलरी मिलेगा, और ये सारे क्लेरिकल कैडर के पोस्ट है और उसके वैकेंसीज भी यहाँ पर आपके सामने है. टोटल वैकेंसीज जो है पूरे इसके क्लेरिकल कैडर के ये 10,628 है. तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा काउंट है. बाकी जो वैकेंसीज है उसकी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में. तो दिस इज अबाउट अंडर ग्रेजुएट पोस्ट. तो जहाँ तक ग्रेजुएट पोस्ट का सवाल है, एज अ नेम सजेस्ट ग्रेजुएट पोस्ट है तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी रहेगा. एज लिमिट में यहाँ पर लिखा है 18 से 33 साल तक. तो 18 to 33 ईयर्स इज द एज लिमिट फॉर ग्रेजुएट पोस्ट. तो एंड और क्वाइट ऑब्वियसली 3 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी और 5 साल के रिलैक्सेशन जो है वो एससी एसटी के लिए रहेगा. और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई भी बैचलर्स डिग्री, तो आपका बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो, बट एनी बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो. अभी इसमें पोस्ट वाइज डिटेल्स क्या है, सैलरी के साथ कितने वैकेंसीज है वो देख लेते हैं. सो टोटल 8 तरह के अलग अलग पोस्ट जो है इसके लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है टू अप्लाई फॉर दिस. सो ग्रेजुएट लोग दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. आप देख सकते हो टोटल वैकेंसीज जो है यहाँ पर वो 24,649 वैकेंसीज आर देयर.
So 24,649 वैकेंसीज इज ह्यूज काउंट फॉर ग्रेजुएट पोस्ट। और आप देख सकते हो स्टेशन मास्टर की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। तो स्टेशन मास्टर जो सबसे रिपोर्टेड पोस्ट है, इसमें 35,400 वैकेंसी जो सैलरी है, ये इनिशियल सैलरी है। इसमें अलाउंसेस वगैरह के साथ ये सैलरी और भी बढ़ता है, बट टू स्टार्ट में इतना सैलरी मिलेगा। एंड टोटल वैकेंसीज लगभग हम बोल सकते हैं 25,000 तक वैकेंसीज है। इसमें अभी सबसे बड़ा जो आरआरबी है वो इलाहाबाद का है, उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है। उसके बाद मुंबई का नंबर आता है एंड सो ऑन। देयर आर अदर आरआरबीज लाइक कोलकाता एंड सिकंदराबाद ऑल्सो। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट पोस्ट फॉर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स, उनका सैलरी और कितने वैकेंसीज हैं आप यहाँ पर नज़र आ सकता है आपको। अभी अब लेट्स कम टू द इम्पॉर्टेंट डेट्स। इम्पॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है 1 मार्च से, तो 4 बजे के बाद एप्लीकेशन लिंक एक्टिवेट हो जाएगा 1 मार्च से। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 31 मार्च। और पेमेंट का फीस जो पेमेंट करना है उसका लास्ट डेट 5 अप्रैल है। मतलब आपको जो रजिस्ट्रेशन करते समय जो इनिशियल प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करना है 31 मार्च से पहले। उसके बाद पेमेंट में अगर आपके पास और भी 5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम है तो 5 अप्रैल तक आप पेमेंट वाला पार्ट कंप्लीट कर सकते हो। एग्जामिनेशन का डेट जो है वो मेंशन नहीं किया है, बट टेंटेटिवली जून से सितंबर के बीच में अलग अलग दिनों में ये एग्ज़ाम रहेगा। सो डिपेंडिंग ऑन आप ग्रेजुएट और ये अंडर ग्रेजुएट के हिसाब से जो भी जितने एप्लीकेशंस ऑल ओवर इंडिया आने वाले हैं, अकॉर्डिंगली ये एग्ज़ाम अलग अलग दिन में होने वाला है। सो फेज 2 का कोई उन्होंने डेट मेंशन नहीं किया। एंड एज वी आर एक्सपेक्टिंग जो जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम अभी थोड़ी एक लास्ट महीने में आया था, तो उसका एग्ज़ाम अगर अप्रैल मई में होगा तो ये जून के बाद ही रहेगा। लेट्स गेट ऑल अदर डिटेल्स, एप्लीकेशन डिटेल्स। सो दिस इज़ द आरआरबी वेबसाइट फॉर मुंबई। हर एक आरआरबी का अलग अलग वेबसाइट है। मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, हर एक कोई भी कैंडिडेट एक वक्त पे एक ही आरआरबी के अंडर अप्लाई कर सकता है। तो आप एक साथ आरआरबी मुंबई और आरआरबी इलाहाबाद में अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको एक ही आरआरबी सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो यू कैन अप्लाई फॉर आरआरबी मुंबई ओनली इफ़ यू वांट टू अप्लाई, इफ़ यू आर अ मुंबई कैंडिडेट। जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन है, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मौजूद है। एप्लीकेशन फीस 500 है, लेकिन उन्होंने एक बात यहाँ पर क्लियर की है कि 400 रुपये का जो फीस है वो आपको रिफंड मिलेगा वंस यू अपियर फॉर द स्टेज 1। तो फेज 1 एग्जाम को अपियर करने के बाद आपको 400 रुपये का फीस आपका रिफंड आ जाएगा आपके बैंक में। तो आपको फॉर्म भरते समय एप्लीकेशन डिटेल्स में बैंक डिटेल्स भी सही तरीके से वहाँ पर एंटर करना है। और एक बात क्लियर कर रहा हूँ जो यहाँ पर मैंने लास्ट पॉइंट में मेंशन किया है, कोई भी करेक्शन अगर आपको करना है बाद में तो फॉर एवरी करेक्शन यू हैव टू पे ₹250 अगेन। सो प्लीज 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 फॉर्म एक ही बार भरो, लेकिन ठीक से भरो, ठीक है। डोंट मेक मिस्टेक्स, तो फिर वापस इश्यूज आ जाएंगे और अगर सर्वर बहुत डाउन है तो फिर इश्यूज हो सकते हैं। सो प्लीज़ एक ही बार फॉर्म फिलअप करना है, लेकिन सही तरीके से फिलअप करना है। फॉर्म भरते समय आपका आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जो रेगुलर आप यूज़ करते हो, आपका ईमेल आईडी एक रेगुलर होना चाहिए, और आपका 10th स्टैंडर्ड का एसएससी का रोल नंबर यहाँ पर एप्लीकेशन करते समय लगेगा। आई होप आप ठीक से सुन रहे हो। 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट का रोल नंबर लगेगा, ये सारी बातें लगेंगी। लेट्स सी बाकी क्या कुछ आपको लग सकता है। सो दीज आर द थिंग्स टू बी केप्ट रेडी वाइल अप्लाइंग। तो बेटर है कि पहले से ये सारी बातें रेडी रखो। जैसे मैंने पहले कहा, आधार कार्ड नंबर, आपका मोबाइल, आपका ईमेल आईडी, आपका एसएससी का सर्टिफिकेट। अभी फॉर्म भरते समय अपलोड जो करना है वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए। तो आपको आपका फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा और आपको आपका साइन अपलोड करना पड़ेगा। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने सबको। जो एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, ठीक है। बाकी किसी को कास्ट सर्टिफिकेट या ओबीसी को कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का सवाल नहीं आता। और ये स्क्राइब का फोटो, ये किसके लिए है? जो फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं, जो स्क्राइब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो स्क्राइब का हेल्प लेना चाहते हैं एग्जाम के समय, तो ये सिर्फ उनके लिए है। तो अगर आप फिजिकली हैंडीकैप नहीं हो तो चौथा पॉइंट आपके लिए वैलिड नहीं है। सो दिस इज अबाउट द एप्लीकेशन थिंग, जो आपको क्या कुछ आपके साथ रेडी रखना है। लेट्स सी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सो सिलेक्शन प्रोसेस में फेज 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये जो है ये सबके लिए कॉमन है।
तो यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा चेंज किया है, लेकिन जब मैंने सिलेबस देखा तो कोई बड़ा चेंज नहीं है। टोटल 3 सेक्शंस है। सो लास्ट टाइम जब भी हुआ था तभी 4 सेक्शंस थे, यहाँ पर 3 सेक्शंस इन्होंने लिखे, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अवेयरनेस। तो ये 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस का टेस्ट रहेगा, 90 मिनट्स का ये टेस्ट है। सो लास्ट टाइम भी ये 90 मिनट्स का 100 क्वेश्चंस का था। यहाँ पर जनरल साइंस उन्होंने नहीं लिखा है, बट सिलेबस में मैंने चेक किया तो जनरल अवेयरनेस में उन्होंने जनरल साइंस के कुछ टॉपिक्स ऐड कर दिए हैं। देयर विल बी 1/3 नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर ऑल्सो। सो प्लीज मिस्टेक्स करते समय ये याद रखना है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इफ यू आर नॉट श्योर, बेटर डोंट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। ये फेज 1 का है और ये फेज 1 का टेस्ट सबके लिए सेम है, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट के लिए, क्लरिकल कैडर होने दो, नहीं तो स्टेशन मास्टर होने दो, ये पहला फेज सबके लिए सेम है। एप्लीकेशन में और भी कुछ बातें हैं, लाइक आपको एक ही फॉर्म भरना है सारे अलग पोस्ट के लिए, तो आप एक ही एप्लीकेशन में सारे अलग पोस्ट को इंक्लूड कर सकते हो। वी विल बी अपलोडिंग अदर वीडियो फॉर एप्लीकेशन एज वेल। फिलहाल एक नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। फेज 2 की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा वापस। ये वापस सेम है, मतलब दिखने में ये लगभग ऑलमोस्ट सेम ही नजर आ रहा है आपको। वही 3 सेक्शन है, 90 मिनट्स का पेपर है, 120 क्वेश्चन और 120 मार्क है। लेकिन फेज 2 का जो पेपर है ये सारे पोस्ट के लिए अलग अलग रहेगा, डिफिकल्टी लेवल अलग अलग रहेगा। जैसे मैंने अंडर ग्रेजुएट जो पोस्ट वहाँ पर मेंशन थे उसके लिए फेज 2 का पेपर का डिफिकल्टी लेवल कम होगा, और कमर्शियल अप्रेंटिस या फिर स्टेशन मास्टर जैसे पोस्ट के लिए डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा रहेगा। तो भले पेपर फॉर्मेट सेम हो, सिलेबस सेम हो, लेकिन डिफिकल्टी लेवल में चेंजेस रहेंगे फेज 2 में। और अगर आप एक साथ 2-3 अलग अलग पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हुए, लेट्स से कि आप क्लरिकल कैडर के लिए भी शॉर्टलिस्ट हुए हो, मेरिट बेसिस पर आप स्टेशन मास्टर के लिए भी शॉर्टलिस्ट अगर हुए हो, तो आपका टेस्ट अलग अलग दिन पे रहेगा। 2 अलग टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। क्लरिकल का पेपर फॉर्मेट सेम रहेगा, डिफिकल्टी लेवल शायद क्लरिकल का थोड़ा आसान रहेगा, और स्टेशन मास्टर के लिए भी अगर आप सिलेक्ट हुए तो उसका पेपर अलग दूसरे अलग दिन होगा। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि अगर आप एक साथ 2 पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हो तो क्या होगा। सो दोनों के टेस्ट अलग अलग दिन पे रहेंगे, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। सो ये कॉमन प्रोसेस है फेज 1 और फेज 2 का। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा इन द सेम वे, एंड एक्चुअल क्वेश्चन काउंट माइट स्लाइटली वेरी। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है अभी आगे की जो 2 फेज में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक से सुनिए, सबके लिए नहीं है। पहले 2 फेज जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सबके लिए था। ये जो तीसरा टेस्ट है ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किया है, या फॉर्म भरते समय जिन्होंने ये 2 ऑप्शंस को अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में रखा है। तो ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी गिविंग दिस टेस्ट जिन्होंने ये 2 पोस्ट रखी नहीं, और अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो उनके लिए तो ये टेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। एंड इट्स क्लियरली मेंशन कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो है इस टेस्ट के ये 42 मार्क्स रहेगा फॉर ईच ऑफ द टेस्ट कैटेगरी। एंड ये यहाँ पर कास्ट वाइज कोई अलग क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है। तो आप SC ST हो या एक्स सर्विसमैन हो या हैंडीकैप हो, लेकिन अगर आप स्टेशन मास्टर का एग्जाम देने वाले हो, ये 3rd फेज का, तो हर किसी को मिनिमम 42 मार्क्स निकालना ज़रूरी रहेगा। तो देर इज़ नो कंसेशन इन टर्म्स ऑफ कास्ट और इन टर्म्स ऑफ फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट। जो ये जो नेक्स्ट या चौथा जो टेस्ट है, अब ये भी सबके लिए नहीं है, मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो जो क्लरिकल कैडर के टेस्ट थे खास करके, मैंने यहाँ पर टेस्ट जो कौन से पोस्ट है वो यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। खास करके जो टाइपिस्ट के पोस्ट थे, जहाँ कहीं पर क्लरिकल कैडर में टाइपिस्ट आ रहा है, तो वो सारे पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट रहेगा। नाउ मैं यहाँ पर और एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, इन्होंने फॉर्म भरते समय कहीं पर भी टाइपिंग सर्टिफिकेट की डिमांड नहीं की है। तो आपके पास टाइपिंग सर्टिफिकेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई होना ज़रूरी रहेगा। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया जो आपका स्पीड जो होना चाहिए टाइपिंग का, इट शुड बी 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, एंड अगर हिंदी में अगर आप देना चाहते हो तो उसका स्पीड होना चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट। और एक बात क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पर दोनों टाइपिंग टेस्ट देने ज़रूरी नहीं है, आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई भी एक जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो टाइपिंग टेस्ट दे सकते हो। और ये फॉर्म भरते समय आपको ये ठीक से मार्क करना है,
बिकॉज हिंदी टाइपिंग विल बी कॉम्प्लिकेटेड। इंग्लिश टाइपिंग आप नॉर्मल कंप्यूटर पे भी प्रैक्टिस करके आपका स्पीड आप सुधार सकते हो। और जैसे मैंने कहा टाइपिंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई होना पड़ेगा। और ये टेस्ट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो टाइपिंग वाले पोस्ट, खास करके जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है जहाँ पर बहुत जगह पर टाइपिंग था, वो उन लोगों के लिए ये टेस्ट रहेगा। स्टेशन मास्टर वगैरह के पोस्ट के लिए, कमर्शियल अप्रेंटिस जैसे पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस लेट्स सी द सिलेबस। तो सिलेबस जो है वो फेज़ 1 और फेज़ 2 का जो सारे पोस्ट है, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, सबके लिए सिलेबस सेम है। और फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों का सिलेबस सेम है, कुछ अलग नहीं है, खाली डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा फेज़ 2 में। सो दिस इज इंडिकेटिव सिलेबस। इन जनरल ये मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हो सकते हैं, खास करके जो फ्रैक्शंस, जो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रपोर्शन, ये आई विल से कि दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह बहुत रेयरली आता है, तो इसके लिए क्या कुछ करना है मैं लास्ट के स्लाइड में बताने वाला हूँ कि प्रिपरेशन के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो दीज आर ऑल द टॉपिक्स इंक्लूडेड, जैसे कि नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, फाइंडिंग मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, वेन डायग्राम। तो दीज आर द टॉपिक्स यू हैव फॉर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। एंड जनरल अवेयरनेस में उन्होंने जनरल साइंस, जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री के कुछ सब्जेक्ट्स है, लाइफ साइंसेस वगैरह, और उसके अलावा वर्ल्ड के कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ या गवर्नमेंट्स के कुछ पॉलिसीज़ वगैरह, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ जनरल अवेयरनेस में आने वाला है। अब ये सिलेबस थोड़ा सा आई कैन अंडरस्टैंड, समझना थोड़ा सा बहुत वास्ट है, और इतना सिलेबस कवर होता नहीं और इतना सिलेबस करना भी नहीं होता है। तो इसके लिए हमारी तरफ से हम मैं जो हेल्प कर सकता हूँ वो बता रहा हूँ। सो फॉर अ सिस्टमैटिक एंड सक्सेसफुल प्रिपरेशन एक्चुअली वी आर स्टार्टिंग विद आवर क्रैश कोर्स। सो क्रैश कोर्स जो है वो 3 जगह पे स्टार्ट होने वाला है, दादर, बोरली और ठाणे में। इसका ओरिएंटेशन सेशन जो है वो हमने रखा है 17 मार्च को, तो नेक्स्ट संडे को यहाँ ये ओरिएंटेशन सेशन रहेगा। तो अगर आप इस ओरिएंटेशन सेशन के लिए रजिस्टर करना चाहते हो और इसके ज़्यादा डिटेल्स जानना चाहते हो रिगार्डिंग द ओरिएंटेशन एंड आवर कोर्स, तो इसका लिंक हमने नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर किया है, आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हो। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स जो हम बहुत रीजनेबल फीस में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन इट, तो आप उस ओरिएंटेशन के लिए भी आ सकते हो। सारे डिटेल्स हमने वहाँ पर क्लियरली मेंशन किए हैं, तो डू रजिस्टर फॉर दैट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद था और ये जानकारी अच्छी लगी तो आप आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम वापस आएंगे कुछ अलग अपडेट्स और अलग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।